नमस्कार, आप देख रहे हैं हुम्बिल टीवी भारत। भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पंचायत कार्यशाला के दूसरे दिन आज योजनाओं की समीक्षा और समर्थन संवाद पर जोर रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पंचायतों में संचालित सभी योजनाओं की प्रगति का विश्लेषण किया जा रहा है और उनकी चुनौतियों के समाधान पर गंभीरतापूर्वक काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर जिला और जनपद पंचायत तक सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में पहल जारी है। मंत्री पटेल ने स्पष्ट किया कि कार्यशाला का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश अपने विकास लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करे और योजनाओं को लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। आज की चर्चा में पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन की समस्याएं और कार्यप्रणाली में सुधार, सरकार और जनता के बीच तालमेल, सामाजिक सरोकार बढ़ाने के उपाय और आत्मनिर्भर पंचायत मॉडल जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और करीब 17 प्रतिभागियों ने सवाल जवाब सत्र में अपने सुझाव रखे, जिनमें स्वावलंबी पंचायत की दिशा में ठोस कदम उठाने पर विशेष जोर दिया गया। यह 3 दिवसीय कार्यशाला पिछले 2 वर्षों से चल रही है, निरंतर प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पंचायतों को अधिक मजबूत, जवाबदेह और विकास मुक्त बनाना है। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश, उसका दूसरा दिन आज विमर्श का पूरा हुआ। जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्षों के 8 दिवसीय आयोजन, और मैंने इस बार पहली बार सरपंच संघ के पदाधिकारी, सचिव संघ के पदाधिकारी और जीआरएस के पदाधिकारियों को भी 3 दिन इस व्यवस्था में किया है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि पत्रकार बंधु भी पूरी चर्चा में बैठ सकते हैं, जो भी कमियां दिखती हैं वो भी सामने लाई जा सकती है। आज के विमर्श में 2-3 बातें बड़ी प्रमुख रही हैं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने उद्घाटन सत्र की शुरुआत की थी। मैंने तय किया था कि हम इकट्ठे क्यों हुए दूसरे साल, पहले साल हम बैठे, तो दूसरी बार मिलने का कारण, क्योंकि जब तक ये तय ना हो तब तक हम किसी समाधान पर नहीं पहुंच सकते। फिर स्वावलंबी पंचायत की हम बात करते हैं तो स्वावलंबी जनपद पंचायत कैसे हो सकती है, टैक्सेशन का तरीका क्या हो सकता है, आय के क्या तरीके हो सकते हैं। खुशी की बात है कि लगभग 17 लोगों ने, बाद में मुझे रोकना पड़ा, मैं सोच रहा था 5-6 लोग बोलेंगे। 3 विषय मैंने आज तय किए थे प्रश्नोत्तर में। पहला था कि हम आय के स्रोत कैसे बढ़ाए, दूसरा था कि हमारा जो कार्यालय है वो कैसे प्रभावी हो, और तीसरा सामाजिक सरोकार की बातें कैसी हो। मैंने सुरक्षा को 3 हिस्सों में बांटा। पहली सुरक्षा हमारे बच्चों की कि वो नशे से कैसे दूर होंगे। दूसरी सुरक्षा है कि पहले तो गांव में कोई आता था तो उसका एनरोलमेंट होता था। जनपद अध्यक्ष ने, रैली जनपद के अध्यक्ष ने बताया कि उनके यहाँ पर जो भी प्रवेश करता है वो काम से आए या पैसे आए, उस सब का एनरोलमेंट हमारे गेट पर हो जाता है, बाकी वो काम करा के जाता है। तो अच्छे प्रयोग जिन लोगों ने किए हैं उनने भी वो बात बताई। साथ में एक और अच्छा प्रयास हुआ है कि जितने भी अभी हमारी योजनाएं हैं, जिसमें 1 बगिया माँ के नाम, मनरेगा की उपयोगिता पर सारे पौन घंटे के आसपास लोगों ने प्रश्न किए कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमारे ये रास्ते, हमें ये कठिनाइयां हैं, ये सफलताएं हैं। तो एक अच्छा विमर्श आज दूसरे दिन संपन्न हुआ है। कल जिला पंचायत के सदस्य आएंगे, क्योंकि स्थानीय जो स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समितियां होती हैं, चाहे वो जनपद की हो चाहे जिला पंचायत की हो,
वो नियमित नहीं होती। ये बात आप लोगों की भी जानकारी में है, हमारी जानकारी में है। तो जिला पंचायत के कल के सत्र में तो हमने विशेष तौर पर यही रखा है कि आपकी स्टैंडिंग कमेटियों को मजबूती कैसे मिलेगी। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष तो शिक्षा समिति के सभापति होते हैं, लेकिन उनके पास काम रहा। कल माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा था तो उन्होंने तय किया कि वो स्कूलों में विजिट कर सकते हैं। तो आज हमने जनपद उपाध्यक्षों से कहा है कि होता है नियम और कानून, तो तीसरा होता है मर्यादा। हम क्या इस रास्ते पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हम जाएं तो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, और हम जनपद क्षेत्र में अगर 10-20 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है तो महीने में अगर हम एक का ही अवलोकन करेंगे तो वर्ष भर में हम उन सारे विद्यालयों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई। बाद में जो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं वो भी मंत्रालय के ध्यान में आई है। पहले दिन एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रयास हुआ। शायद आप लोग होते तो और बेहतर शायद उसको बहस हो सकती। साइबर क्राइम को लेकर कल मानवर अमित दुबे, जो एक बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट है और देश के लिए अनेक मामलों में उनका योगदान रहा है, और जब कल उनका व्याख्यान हुआ था, जब जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ, जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ सबने उस बात को सराहा। तो मुझे लगता है कि साइबर क्राइम की जो परिस्थिति उन्होंने बताई, मुझे लगता है वो अवेयरनेस का कार्यक्रम एक स्तर के लोगों को तो जरूर रखना चाहिए। एक प्रभावी उनका वक्तव्य था। और पिछले वर्ष जो हमने फॉर्मेट तय किया था उसमें हल्का परिवर्तन मैंने पहले दिन किया था। पिछली बार हमने समूहों में बैठक की थी मंत्रियों के साथ। इस बार पूरा सदन था और मंत्री अपनी बात कह रहे थे और उसमें चीजें सकारात्मक हुई हैं। कल समापन का दिन होगा। मेरा विश्वास है कि जिला पंचायत के सदस्यों को अगर हम और बेहतर एक्टिवेट कर सके, उनको अपनी जिम्मेदारी की तरफ मैदान पर पहुंचा सके, तो उनका भी भला होगा, राज्य का भी भला होगा। कल बहुत सारे लोग मुझे 1-to-1 की बात कर रहे थे, तो मैंने क्योंकि उनको मना किया था तो मैंने बेहतर तरीका यही समझा कि मुझे सबको बुलाकर अपनी बात कह देनी चाहिए, ताकि चीजें आपके द्वारा राज्य तक पहुंच सके। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कुछ पूछना है तो जरूर जवाब दूँ। सर, इसके माध्यम से कैसे बेनिफिट्स आ पाएंगे, क्योंकि कल सीएम साहब को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ ये अभी स्टार्ट है, ये नए सिरे से फिर से सोचना है। नहीं, मुझे लगता है कि समन्वय सबसे अहम बात होती है। तो समन्वय के लिए वातावरण बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते हैं, और अगर गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। अगर मेरा भाषण आपने सुना हो तो मैंने साफ को इससे कहा था कि कमजोरियां दोनों तरफ होती हैं, जनप्रतिनिधि की तरफ भी होती है, अधिकारी की तरफ भी होती है। अधिकारी पर कार्रवाई की जा सकती है कि जनप्रतिनिधि को अपने आप को परिपक्व करना होगा। तो दोनों चीजें हैं जो साथ चलती है। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि पिछले साल जब हमने बुलाया था तब के वातावरण में, और आपने भी देखा होगा कि इस बार के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर है। तो अवेयरनेस का असर होता है, ये दिखता है। सर, मुख्यमंत्री मंत्री जी, आपकी जो कार्यशाला है पूरी 3 दिन की, ये इसका विषय है आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश। तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 दिन में आप लोगों ने क्या निर्णय लिए, किस तरह से पंचायतें आत्मनिर्भर बनेंगी, वो हम लोग बता दें। टैक्सेशन की बातें आई हैं, उसमें 16 लोगों ने जो चर्चा की है उसमें जैसे उन्होंने कहा कि दुकानें एक से महत्वपूर्ण पंचायत में भी हैं, जनपद में भी है, जिला पंचायत में 17 साल से बनी पड़ी है। एक्शन नहीं था, हमने उसका फॉर्मेट बताया। पहले कमिश्नर एक्शन करता था, अब हमने उसको जिला पंचायत सीओ कलेक्टर को दिया। कलेक्टर अपीलिंग अथॉरिटी होगा और इसलिए उसके एक्शन हो जाएंगे, और उसका परिणाम हुआ पिछले 5 महीने में अनेक जगह पर वो एक्शन हो गए। नहीं तो एक्शन का डेटें नहीं मिलती थी। एक सरल तरीका है ये आय का। दूसरा, लोगों ने एक पन्ना से आए थे मिस्टर तिवारी, उन्होंने कहा कि हमने 15वें वित्त का पैसा लगाया, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने कन्वर्जेंस किया और 58 दुकानें बना ली, और हमने लागत लगी हमको 32 लाख, और जब बाद में उनका एक्शन हुआ तो वो 96 लाख हुए, तो वैसे ही 60 लाख से ज्यादा का फायदा हो गया। तो उन्होंने बाकायदा मॉडल भी बताया कि ऐसे हुआ। एक महीने हमारी बरगाट की एक अध्यक्ष है, उसने कहा कि LCD हमको लगाने की अनुमति दीजिए,
विज्ञापन तो गांव के लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब जनपद तो शहर में होती है, कस्बाई क्षेत्र में होती है। तो अच्छे सुझाव आए, ऐसा नहीं कि बाद में उन्होंने कहा कि जो हमने जो सामुदायिक भवन दिए है या बाकी चीजें जो जगह पड़ी है उस पर आप कोई दूसरे भवन बना लें। तो दोनों सामुदायिक भवन की बात की ईसागढ़ में कि हमको तो पैसा नहीं था, लेकिन हमने कस्टमर जैसे बनाया। अब कलेक्टर भी आते हैं तो वहीं बैठक करते हैं ईसागढ़ में। भूटान से एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की खबर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बताया कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जिन्हें हाल ही में भूटान ले जाया गया था, वहां के लोगों पर गहरी छाप छोड़ रहे हैं। यहां आयोजन इंटरनेशनल शांति प्रार्थना और भूटान के चौथे राजा की जयंती के अवसर पर हुआ। मीडिया से बातचीत में रिजिजू ने बताया कि अवशेषों के प्रदर्शन ने भूटान के नागरिकों और शाही परिवार और सरकार के गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि भूटान के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद आभारी है, क्योंकि अवशेषों के प्रदर्शन की अवधि 7 दिन बढ़ाकर कुल 17 दिन कर दी गई है। और रिजिजू ने इससे भारत और भूटान के बीच आध्यात्मिक जुड़ाव और मजबूत बंधन का प्रतीक बताया। उनके अनुसार यह केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं, बल्कि दो देशों के लोगों के बीच आत्मीय संबंध को मजबूत करने वाला कदम है। The sacred relics of Lord Buddha is extremely special, and this particular relics exposition in Bhutan for 17 days coincided with the International Peace Prayer and the birth anniversary of the 4th King of Bhutan. So the entire Bhutanese people are deeply gratified. They are touched by the bringing of the sacred Buddha relics to Bhutan. The King of Bhutan himself made personal care and personal arrangement for proper exposition of the relics, so that the common people, everybody in Bhutan and other visitors can pay respect to. So I have gone to bring back the sacred relics to India. Honorable Prime Minister Modi ji also had gone on 11th November to Bhutan, and he prayed along with the royal family of Bhutan. So I have personally seen the king, the entire royal family, the government led by the Prime Minister, and the entire people of Bhutan are very grateful to Honorable Prime Minister Modi ji for bringing the relics and also extending it by another 7 days, making it 17 days exposition. So it is a great moment, and this shows in a way a deep connected spiritual link and bond between people of India and Bhutan. आज 26 नवंबर भारत के इतिहास का वह काला दिन है जिसकी याद आज भी दर्द, साहस और बलिदान की कहानी कहती है। इस साल पूरे 17 साल हो रहे हैं उस रात को जब पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई पर ऐसा हमला किया जिसने पूरे देश ही नहीं दुनिया को हिलाकर रख दिया। 26 नवंबर 2008 की रात समुद्री रास्ते से आए 10 आतंकवादी मुंबई में घुसे और अगले 4 दिनों तक शहर के कई व्यस्त इलाकों में अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इन हमलों में 167 लोगों की जान गई, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हमले को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से टारगेट बेहद सोच समझ कर चुने गए। ताज और ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज
मिनस और नारीमन हाउस का यहूदी केंद्र, कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा और लियोपोल्ड कैफे, ये सभी जगह मुंबई की धड़कन है, जहां भारतीयों के साथ बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी मौजूद रहते थे। और आज भी इन जगहों पर गोलियों के निशान और उन काली रातों की यादें मौजूद है। और लियोपोल्ड कैफे की दीवारें, नरीमन हाउस और सबसे बड़ी मिसाल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले, और जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जिंदा बचे एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ लिया। और कसाब के अलावा LET ने 9 आतंकवादी उसी ऑपरेशन में मारे गए। और मई 2010 में कसाब को मौत की सज़ा सुनाई गई और 2012 में पुणे की एक उच्च सुरक्षा जेल में उससे फांसी दी गई। और 17 साल बाद 26 नवंबर न सिर्फ एक आतंकी हमला है, बल्कि यहाँ सुरक्षा, एकजुटता और उन नायकों की यादों का प्रतीक है जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जिस दिन 10 पाकिस्तान पुरस्कृत लश्कर तोयबा की जो आतंकवादी संगठन थी, उसके 10 खुकार आतंकवादियों ने मुंबई शहर पे हमला बोल दिया था। वो और आज का दिन, आज 17 साल पूरे हो गए। लेकिन वो जो घटना घटी, मानो कि कुछ समय पहले घटी, ऐसी फीलिंग आज भी हमारे मन में है। जो हर एक मुंबईकर, हर एक भारतीय है, उसके दिल में यही घटना होगी। खास करके जो हमारे जो विक्टिम्स है या कोई गवाह है उस घटना के, तो उनको तो यही लगता है, क्योंकि मैं भी उस घटना का एक विटनेस रहा हूँ। क्योंकि जो टीम DB मार्ग पुलिस स्टेशन की और जिन्होंने ये जो स्कोडा कार जिनमें अबू इस्माइल और कसाब आ रहे थे, उनको इंटरसेप्ट किया था और उनको रोका था। उनसे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, हमने रिटेलिएट किया, हमने अटैक करके अबू इस्माइल को ढेर किया और कसाब को जिंदा पकड़ा। ये सारी घटना ऐसे लगती कि मानो कि कुछ समय पहले ही घटी है। और इसमें हमारे जो तुकाराम ओम्बले थे या हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स करकरे साहब, कामटे साहब, साड़स्कर साहब और जो CST पे हमारे शिंदे सर, ये जो सारे बहुत मतलब स्टॉलवर्ट अधिकारी थे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, वो वहाँ पे शहीद हुए। उनके साथ में जो बेगुनाह व्यक्ति थे वो भी शहीद, मतलब वहाँ पे उनके अटैक में वो मर गए और कितने जन घायल हो गए। सो ये इन सबके लिए घटना मतलब कि आज कुछ समय पहले वो ऐसी लगती है, क्योंकि आज भी ये जो हमने वहाँ इंटरसेप्ट किया, ये यहाँ से कुछ 4-5 मिनट की दूरी पे वो जगह है। वहाँ से मेरा आना जाना रोज होता है। तो उस वक्त वहाँ हमारे तुकाराम ओम्बले जी का एक स्टैचू बना हुआ है। वहाँ अपने आप मेरा मस्तक नतमस्तक मैं करता हूँ उनको, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो शायद हम जो 15 और जन वहाँ पे तैनात थे वो भी जिंदा नहीं होते, क्योंकि उनके पास 2 AK-47, 2 पिस्टल्स और एक लाइव हैंड ग्रेनेड, इतना आर्म्स एंड एम्यूनिशन था। सो तुकाराम ओम्बले जी ने जो वहाँ जो धैर्य दिखाया और साहस दिखाया और शहीद हुए, वो बलबूते पे ही हम कसाब को जिंदा पकड़ के 17 साल हो गए। 17 साल से मैं ना रात को नींद नहीं आती है। मैं आज भी सुबह 5 बजे या 6 बजे सोता हूँ। आप कितना भी दिन में फ़ोन करो मैं उठाऊंगा नहीं, रात में करो मैं उठाऊंगा। और वो उस दिन की रात काली रात थी, बुधवार का दिन था। इतने लोग मरे हैं, बच्चे बुजुर्ग सब लोग मरे हैं, जात धर्म सब लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग मरे हैं। आज मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, अतुल रहाणे को लाए हैं, दिल्ली में कैद करके रखे, उनके सिक्योरिटी वगैरह में इतना खर्चा कर रहे हैं। आज पुलवामा हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुआ हम लोग। अभी अपना दिल्ली में लाल किला हमला हुआ, तो लाल किला एक ऑपरेशन चलाए, इंक्वायरी करो। और पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जो भी कंट्री हो तो वो भी एक ऑपरेशन चलाए, तो उनको डर बैठे। और आतंकवादी के ऊपर जल्द से जल्द है ना 6 महीने के अंदर फाइनल करने का,
पाकिस्तान को सबूत देगा, पाकिस्तान मानता नहीं, मेरा बंदा नहीं, मेरा ये नहीं है। उससे अच्छा उसको कसाब को इतना साल रख के अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी खिला के अरबों रुपये खर्चा किया। आज एक छोटू चाय वाले को एक जॉब नहीं दे सका गवर्नमेंट, एक आश्वासन दुनिया मुंह से बोला। आज एक कहीं भी कुछ भी हादसा होता है, ट्रेन में हादसा लगता है, आग लगता है, रोड एक्सीडेंट होता है, हम जैसे गरीब लोग ही आके हेल्प करते हैं, कोई मंत्री वगैरह नहीं आते। आज हमारे को कुछ भला कर दिया तो गवर्नमेंट, तो हमारे जैसा हजारों छोटू खड़ा होते रहते हैं। आज भी हम लोग खड़े रहते हैं। ये बीटी स्टेशन का ब्रिज गिरा था तो हम लोग ही खड़े थे बॉडी उठाने के लिए, लेके भागने के लिए। कोई गवर्नमेंट का आदमी बाद में आते हैं, एम्बुलेंस बाद में आता है, पहले आम पब्लिक आते हैं, गरीब लोग आते हैं कि बड़े लोग को डायरेक्शन देंगे, वो नेता मंत्री ये सब। हम लोग है ना इंसान को इंसानियत जानते हैं। लेकिन आज मैं कहने वाला हूँ, वो हादसा इतना दर्दनाक था। बच्चे बुजुर्ग फॉरनर लोग को ट्रेनिंग दिया जाता, नीचे लेट जाते थे, हम लोग को तो ट्रेनिंग नहीं। उधर इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो मैं सोचा पटाखा फूट रहा है, लेकिन ऐसा हमला मैं पिक्चर में देखता था, पिक्चर से भी बेकार था। उसने आके मेरे को गाली दिया, 3 शॉट किया, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला, तो मारने वाला ये कौन होता है? मौत देने वाला ऊपर वाला है। तो आज बहुत बुरा दिन निकला। आज 17 साल होने को आ गए, लेकिन यादें, उस दिन मेरा नया जन्म हुआ था, बच्चा था, उस दिन मेरा बर्थडे है, 26 तारीख को मेरा बर्थडे मना था। मैं 1 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, ऐसे उम्र मेरा 40 के ऊपर हो गया, लेकिन 17 साल बोलता हूँ मैं सबको। मध्य प्रदेश में सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की खुली चुनौती दी है। और दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री ने कभी नक्सल इलाकों में जाकर हालत को खुद समझने की कोशिश की है। और उन्होंने दावा किया कि वे खुद डीजीपी के साथ नक्सल क्षेत्र में एक रात तक रुके थे। कांग्रेस नेता का आरोप है कि नक्सलवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कुछ अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय बिचौलिए नक्सलियों के साथ व्यावसायिक लेन देन करते हैं, और खासकर तेंदुपत्ता व्यापार में, जहां स्थानीय स्तर पर मिलीभगत आरोप उन्होंने दोहराया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक यहां गठजोड़ खत्म नहीं होगा, नक्सल समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म होती दिखाई दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कभी नक्सली इलाकों में कभी गए हैं क्या? कभी आपने नक्सली क्षेत्र में दौरा किया है? मैं वो मुख्यमंत्री रहा हूँ जिसने नक्सली क्षेत्र के सोनगुड्डा थाने, जहाँ नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वहाँ मैंने डीजीपी के साथ रात बिताई है। रात भर मैं वहाँ रुका हूँ, स्कूल भवन के अंदर। हिम्मत है तो जाइए, वहाँ रुक के आइए। सर, दतिया में मैं नक्सली हिंसा का घोर विरोधी हूँ, क्योंकि नक्सलियों ने मेरे कांग्रेस पार्टी की विद्याचरण शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी जैसे नेताओं की हत्या की है। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन साथ में नक्सलियों का अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो बिना शर्त के स्वीकार करना चाहिए। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं, वो मुकदमों में उनको पूरा सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा विवाद केवल एक बात का है, ये पूरा का पूरा नक्सली मूवमेंट जो है, ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनसे मिलकर व्यवसाय करते हैं। वहाँ के दलाल जो हैं, तेंदुपत्ता के जो लोग हैं, वो उनके साथ दलाली करते थे। और ये तो श्रेय देता हूँ अर्जुन सिंह जी को, जिन्होंने कि इसको मजदूर से मालिक बनाया, वहाँ की तेंदुपत्ता तोड़ने को, जो सबसे बड़ा व्यवसाय है। सबसे बड़ा व्यवसाय बस्तर जिले के 2 हैं, एक है तेंदुपत्ता संग्रहण और लघु वन उपज, और इमली का बहुत बड़ा एक सेक्टर है वन उपज का, जिसका उपयोग वहाँ साउथ में काफ़ी होता है। मैं नक्सली हिंसा का न समर्थक था, न कभी रहा हूँ, न कभी होऊंगा, क्योंकि मैं गांधीवादी व्यक्ति हूँ। कभी मैंने हिंसा का समर्थक न किया है। मैं हमेशा से लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने का पक्ष रहा हूँ, और जो हिंसा करता है मैं उसका घोर विरोधी।
फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहे होम टीवी भारत।